जी अस्सलाम वालेकुम। अब सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अबाउट परसुएशन। सबसे पहले क्या आ गया हमारे पास परसुएशन। परसुएशन क्या है? परसुएशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ मैसेज रिजल्ट्स इन अ चेंज इन आवर एटीट्यूड और बिहेवियर। वो प्रोसेस, वो मैसेज जिससे आपके बिहेवियर के अंदर चेंज है, आपके एटीट्यूड के अंदर चेंज है, उसको हम क्या कहते हैं? परसुएशन। कि हम अगले बंदे को परसुएट करते हैं, कन्विंस करते हैं इन चेंजिंग देयर एटीट्यूड एंड बिहेवियर। इसमें हाउ डू पीपल कन्विंस अदर्स टू चेंज देयर एटीट्यूड बिलीव्स एंड, हम किस तरह लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, और कम्युनिकेशन जो हम रिसीव कर रहे हैं वो किस तरह हमें परसुएट करती है टू चेंज आवर एटीट्यूड बिलीव्स एंड बिहेवियर। जैसे कि आप लोगों ने अगर पीके मूवी देखा हो तो पीके मूवी का मेन मकसद ही क्या था कि आपको उसमें उन्होंने परसुएड और कन्विंस किया कि जैसे कि उसमें आपके बहुत सारे बिलीफ सिस्टम्स को, आपके एटीट्यूड को, आपके बिहेवियर को चेंज किया गया। कॉमन परसुएशन टेक्निक्स क्या हैं? दैट इज पुट इन द डोर टेक्निक, डोर इन द फेस टेक्निक, ग्लोबल टेक्निक एंड दैट्स नॉट ऑल टेक्निक। सबसे पहले आगे फुट इन द डोर टेक्निक। द परसुएडर gets a person to agree to bestow a small favor or to buy a small item only to later request a larger फेवर और परचेज ऑफ अ बिगर आइटम। सबसे पहले क्या होता है कि आपको लो बॉल टेक्निक, फुट इन द डोर टेक्निक में क्या होता है कि आपको सबसे पहले एक स्मॉल फेवर के ऊपर आपको कन्विंस किया जाता है कि अच्छा ये काइंडली आप ये चलेंगे, आपने ये चीज़ नहीं परचेज करनी तो आप ये स्मॉल आइटम हमारा परचेज कर लें। और जैसे आप वो परचेज करते हैं फिर आपको फेवर मांगी जाती है फॉर द लार्जर और परचेज फॉर अ बिगर आइटम। देन आता है आपके पास डोर इन द फेस टेक्निक। A large unreasonable request is made which is turned down, that is followed by a smaller more reasonable request। आपको एक लार्ज टेक्निक दी जा, आपको लार्ज आइटम दिया जाता है, आप कहते हैं नहीं नहीं मैंने ये नहीं परचेज कर सकता, फिर उसके साथ ही आपको एक स्मॉल आइटम दिया जाता है। फॉर एग्जांपल आपने सूट परचेज करने गए और उसने कहा जी ये 10,000 का सूट, और साथ ही आपके नहीं नहीं 10,000 का सूट मैं नहीं परचेज करता, और साथ ही उसने आपको 1,000 रुपये का सूट दिखा दिया, तो आप 1,000 रुपये वाला चीज़ परचेज कर लेंगे। Common application of foot in the door is when teen ask their parents for a large request attending an out-of-town concert, and then when the permission is denied asking them for something smaller attending a local concert। उसने कहा जी मैंने शहर से बाहर कॉन्सर्ट अटेंड करने जाना, तो आपने कहा नहीं नहीं वहाँ नहीं जाना, लेकिन उसने साथ ही कहा अच्छा ठीक है जो हमारी सिटी के अंदर या हमारे टाउन के अंदर जो कॉन्सर्ट होता है मुझे वो अटेंड करना है, तो उसने लार्जर शो करके फिर स्मॉलर के लिए उसने परमिशन ले ली। अब होता है क्या है, क्योंकि उसमें आपको क्या होता है कि यार मैंने इसको पहले एक दफ़ा मना कर दिया, अब दोबारा मना करेंगे तो उसमें गिल्ट आएगा, इस वजह से आप इस टेक्निक को परसुएड हो जाते हैं और आप कन्विंस हो जाते हैं। देन लो बॉल टेक्निक में क्या आता है? कंप्लायंस इज गेन बाय गेटिंग पीपल टू एग्री टू एन अट्रैक्टिव लेस कॉस्टली रिक्वेस्ट एंड देन रिएक्टिंग ऑन इट। ठीक है, अब आप क्या करते हैं कि आप उसको एक अट्रैक्टिव और लेस कॉस्टली एक रिक्वेस्ट देते हैं और उसके ऊपर आप फोकस कर रहे होते हैं। दिस इज अ टेक्निक sometimes used by the sales people. An attractive price is quoted for a car or appliance that the buyer has verbally agreed upon, only for the salesperson to come back and say that misquoted the price and it was for a different model with fewer features that the buyer desired. A higher price is now quoted for a desired product. Research shows that people are more likely to comply and buy the product at the higher price than if they had been quoted this price at the outset। ठीक है, अब जैसे आप एक चीज़ लेने गए और आपको उसने कहा जी ये चीज़ है, इसमें ये फीचर्स हैं, अच्छा जैसे आपको वो चीज़ पसंद आई और उसके बाद वो दोबारा सेल पर ओ सर सॉरी मैंने आपको गलत बता दिया, ये इस मॉडल की नहीं थी, ये प्राइस इस मॉडल की थी, इस मॉडल की प्राइस 5,000 ज़्यादा है। अब वो क्या आ गया, आपको उसने लो बॉल टेक्निक के थ्रू पहले कन्विंस कर लिया और बाद में उसने प्राइस ज़्यादा कोट कर दी। That's not all technique. That's all not technique gains compliance by स्वीटनिंग द डील बिफोर द पर्सन कैन रिस्पॉन्ड टू द इनिशियल रिक्वेस्ट। इसमें आप क्या कर रहे हैं, स्वीटनिंग कर रहे हैं अपने बेसिकली दिस टेक्निक बेस्ड ऑन रेसिप्रोसिटी। बेसिकली रिक्वेस्टर्स ऑफर एडिशनल बेनिफिट टू टारगेट पर्सन बिफोर दिस पर्सन हैव डिसाइडेड टू वेदर टू कंप्लाई विद और रिजेक्ट स्पेसिफिक रिक्वेस्ट। आप उसको एक्स्ट्रा इंसेंटिव दे रहे होते हैं, लाइक आप उसको डिस्काउंट्स दे रहे हैं, प्राइस के अंदर डिस्काउंट दे रहे हैं, उसके पेरेंट्स बार्गेन। अब आप बार्गेन करके एक चीज़ को बेच रहे हैं तो वो क्या है, दैट्स नॉट ऑल टेक्निक। देन आता है आपके पास कन्फॉर्मिटी। अब कन्फॉर्मिटी क्या है? अ चेंज इन बिलीफ और बिहेवियर दैट अकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर पीपल अराउंड अस इज कन्फॉर्मिटी। अब आपके बिहेवियर के अंदर चेंज क्यों आ रहा है कि आप अपने आप को कन्फर्म एक दूसरे के साथ शो करने के लिए, कन्फर्म करने के लिए जो आपके साथ लोग हैं उसको देख, उसमें इंफॉर्मेशनल कन्फॉर्मिटी होती है, कुछ नॉर्मेटिव कन्फॉर्मिटी होती है। वी कन्फर्म बिकॉज वी बिलीव दैट अदर पीपल हैव एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, वी वांट टू हैव नॉलेज। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी के
साथ डिस्कशन कर रहे हैं अबाउट इकोनॉमी। अब कहते हैं यार इस बंदे के पास ये इकोनॉमी का बंदा है, इसको इकोनॉमिक्स भी पढ़ी हुई है, इसको ज़्यादा नॉलेज है, इस वजह से आप उसके साथ कंफर्म कर जाएं, उसके साथ आप एग्री कर जाते हैं। वो क्या है, इंफॉर्मेशन कॉन्फर्मिटी। नॉर्मेटिव कॉन्फॉर्मिटी क्या है, वी कंफर्म बिकॉज वी वांट टू बी लाइक बाय अदर। हम इसलिए उस ग्रुप के साथ कंफर्म कर रहे होते हैं कि बाकी लोग भी हमें पसंद करें, उस ग्रुप का हिस्सा माने। देन ओबीडियंस है, द टेंडेंसी टू कंफर्म टू दोज इन अथॉरिटी नोन एज ओबीडियंस। जो अथॉरिटी में आप उसकी हर बात मान रहे होते हैं वो क्या है, ओबीडियंस है। देन सोशल फैसिलिटेशन एंड सोशल इनहिबिशन, द टेंडेंसी टू परफॉर्म टास्क बेटर और फास्टर इन द प्रेजेंस ऑफ अदर इज नोन एज सोशल फैसिलिटेशन। आपके टास्क को परफॉर्म करने में आपकी जब परफॉर्मेंस इनहांस होती है, जब आप दूसरों के साथ दूसरे लोग उस जगह पे प्रेजेंट हों, तो वो क्या है, सोशल फैसिलिटेशन। द प्रेजेंस ऑफ अदर कैन इंक्रीज परफॉर्मेंस ऑन मैनी टाइप्स on tasks including jogging, shooting pool, lifting weights and solving problem। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आपको देख रहा है तो आप ज़्यादा जॉगिंग कर रहे होंगे, आप ज़्यादा वेट उठा रहे होंगे। देन ये है सोशल फैसिलिटेशन की एग्जांपल। फिर आता है सोशल इनहिबिशन, द टेंडेंसी टू परफॉर्म टास्क मोर पुअरली और मोर स्लोली इन द प्रेजेंस ऑफ अदर्स। अब इसमें ये उसके ऑपोजिट है कि दूसरों की मौजूदगी में आपने अपनी परफॉर्मेंस को कम कर दिया है। पर हैव टू रिमेंबर एन एक्सपीरियंस व्हेन यू परफॉर्म अ टास्क, प्लेइंग द पियानो, शूटिंग बास्केटबॉल, फ्री थ्रो, गिविंग अ पब्लिक प्रेजेंटेशन वेरी वेल अलोन बट पुअरली विद और इन फ्रंट ऑफ अदर्स। तो आपको याद आता है कि यार अच्छा मैं जब अकेले में प्रेजेंट कर रहा हूँ तो ज़्यादा अच्छा हूँ, लेकिन जैसे ही मैं लोगों में, अब ये हो सकता है आपको स्टेज फियर है जिसकी वजह से आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो वो क्या है, सोशल इनहिबिशन है और एक सोशल फैसिलिटेशन है। फिर आता है वर्किंग टुगेदर इन द ग्रुप्स, when the outcome of a group performance is better than we would expect given the individuals who form the group, we call the outcome a group process gain। कि जब आप देखते हैं कि आपकी जो आउटकम है, आपका जो एक ऑब्जेक्टिव है वो ग्रुप में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो हम क्या कहते हैं, इसको ग्रुप प्रोसेस में डालें ताकि ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे, ग्रुप में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे और ज़्यादा 100% रिजल्ट जो है अचीव कर सकते हैं। एंड व्हेन द ग्रुप आउटकम इज़ वर्स, जब आपके पता लगता है ग्रुप का जो आउटकम है, जब वो एज ए ग्रुप काम कर रहे हैं, आउटकम वर्स होता जा रहा है, एंड देन वी वुड हैव एक्सपेक्टेड गिवन द इंडिविजुअल हु फॉर्म द ग्रुप, वी कॉल द आउटकम अ ग्रुप प्रोसेस लॉस। कि जब वो आउटकम आएगा हम कहेंगे वो ग्रुप प्रोसेस लॉस है। एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप प्रोसेस लॉस इन ग्रुप पोलराइजेशन, सोशल लॉफिंग, ग्रुप थिंक एंड डी इंडिविजुएशन। अब इसको हम आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ गया ग्रुप पोलराइजेशन। अब ग्रुप पोलराइजेशन क्या है, ग्रुप टेंड टू मेक मोर एक्सट्रीम डिसीजन देन द इंडिविजुअल। अब यहाँ पे जब आप ग्रुप पोलराइजेशन हो जाएगी, जब ग्रुप ओवरकम कर लेगा बाकी चीज़ों को, तो आप ज़्यादा एक्सट्रीम डिसीजन ले रहे होंगे एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल। देन है सोशल लॉफिंग। सोशल लॉफिंग में क्या होता है, ग्रुप प्रोसेस लॉस that occurs when people do not work as hard in a group as they do when they're working alone। जब वो अकेले काम कर रहे होते हैं तो उस वक्त वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एज कम्पेयर टू when they are working in a group। देन आता है आपके पास ग्रुप थिंक। ग्रुप थिंक इज अ फिनोमेना दैट occurs when a group made up of competent members capable of making excellent decisions actually make poor decisions because of follow ग्रुप प्रोसेसेस एंड स्ट्रॉन्ग कन्फॉर्मिटी प्रेशर्स। यहाँ पे आप परफॉर्म नहीं कर रहे होते और फ्लॉ ग्रुप प्रोसेस होते हैं जिसकी वजह से आप सही तरह से competitively perform नहीं करते। Group think is more likely to occur in a group whose members feel a strong group identity and when there is a strong and directive leader and when the group needs to make an important decision quickly। The problem is that group suffering from a group think become unwilling to seek out or discuss discrepant or unsettling information and group members do not express contradictory opinion because group members are afraid to express opinions that contradict the leader। क्योंकि आप कहते हैं कि अच्छा नहीं, अगर हमने ये बात की, इस तरह बात की, ये कंट्राडिक्ट करते, इसलिए वहाँ पे वो ग्रुप थिंक क्रिएट हो जाता है इन अ ग्रुप। देन आता है आपका डी इंडिविजुएशन। ये बेसिकली रेफर करता है लॉस ऑफ पर्सन सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी एंड रिडक्शन इन द यूजुअल सोशल कंस्ट्रेंट ऑन आवर बिहेवियर। अब क्या हो गया, आप अपनी इंडिविजुअलिस्टिक नेचर को भूल जाते हैं। व्हेन वी आर वेटिंग फॉर अ बस विद अ ग्रुप ऑफ स्ट्रेंजर, स्पोर्ट्स फ्रेंड्स, लिविंग एन अरीना और आर विद कॉलीग्स, फैमिली और फ्रेंड्स, वी कैन लॉस आवर पर्सनल सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन वी आर अ पार्ट ऑफ ग्रुप। जब आप ग्रुप में काम कर रहे होते हैं तो आप अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को भूल जाते हैं। देन आता है आपके पास सोशल रिलेशनशिप दैट इज क्लोज रिलेशनशिप, अल्ट्रुइज्म एंड ह्यूमन एग्रेशन। जी नाउ विल डिस्कस अबाउट द क्लोज रिलेशनशिप।
बेसिकली क्लोज रिलेशनशिप क्या है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क फेस बाय ह्यूमन इज़ टू डेवलप सक्सेसफुल रिलेशनशिप विद अदर्स। सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या है कि हम एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं विद अदर्स। अब उसमें आपके फ्रेंडशिप हो सकती है, ठीक है, बट आल्सो क्लोज रिलेशनशिप विच आर लॉन्ग टर्म इंटीमेट रिलेशनशिप दैट वी डेवलप विद एन अदर पर्सन। तो यहाँ पे आपके जो रिलेशनशिप होते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और इंटीमेट होते हैं। तो इसमें हमारे पास सिमिलैरिटी आती है, सेल्फ डिस्क्लोजर आता है और प्रॉक्सिमिटी आती है। तो सबसे पहले आ गया सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी और रिजेम्बलेंस इन वैल्यूज़ एंड बिलीव्स बिटवीन द पार्टनर्स। क्या आपके क्या होता है कि आप समझते हैं मेरे और इसके बिलीव्स एक जैसे हैं, इसलिए आप लोगों का रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है। हैविंग अदर्स लाइक एंड बिलीव इन द सेम थिंग्स वी डू मेक्स अस फील वैलिडेटेड इन आवर बिलीव्स। आपको फॉर एग्जांपल जैसे सपोर्टर्स एक दूसरे की पार्टी के सपोर्टर एक दूसरे के उनके रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है क्योंकि वो समझते हैं कि उनका और हमारा बिलीफ एक जैसा है। That is referred to as an consensual validation and it is important aspect of why we are attracted to others. Similarity की बेस पे हो सकता है। फिर सेल्फ डिस्क्लोजर। सेल्फ डिस्क्लोजर क्या है? इज द टेंडेंसी टू कम्युनिकेट फ्रिक्वेंटली विदाउट फियर ऑफ रिप्राइजल एंड इन एन एक्सेप्टिंग एंड एपैथेटिक मैनर। अब यहाँ पे क्या आप एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि वो कह रहा है मैं लगातार बोल रहा हूँ और वो पर्सन मुझे सुन रहा है, तो वो क्या है? आपके एक सेल्फ डिस्क्लोजर है। फ्रेंड and friends are our friends because we can talk to them openly about our needs, goals and because they listen to and respond to our needs। हम अपने दोस्तों से बात करते हैं क्योंकि हमें पता है कि वो हमें सुन रहे हैं, हमें समझ रहे हैं, क्योंकि जो इंसान आपको समझ रहा होता है उसी को आप अपनी बात समझा रहे होते हैं। एंड सेल्फ डिस्क्लोजर मस्ट बी बैलेंस एंड इफ़ वी ओपन अप टू आवर फ्रेंड्स बट द कंसर्न्स दैट आर इंपॉर्टेंट टू अस वी एक्सेप्ट them to do the same in return। आप अगर किसी को अपना दुख दर्द सुना रहे हैं तो आप अगले का भी दुख दर्द सुनेंगे। If the self disclosure is not reciprocal the relationship may not last। अगर आप अगले की बात ही नहीं सुन रहे, सिर्फ अपनी सुनाई जा रहे हैं, तो वो रिलेशनशिप ज़्यादा अरसे नहीं चलता। फिर आता है प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी इज द एक्सटेंट टू विच पीपल आर फिजिकली नियर अस, कि आप फिजिकली एक दूसरे के साथ हैं। प्रॉक्सिमिटी हैज़ इट्स इफेक्ट ऑन लाइकिंग थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ मेयर एक्सपोजर which is a tendency to prefer stimuli including but not limited to people they have seen more frequently। Infants tend to smile at a photograph of someone that have seen before more than they smile at a photograph of someone they are seeing for the first time। अब बच्चे हैं वो भी उसको ज़्यादा स्माइल पास करेंगे जिनको वो फिजिकली देख चुके, ना कि उसको जिसको उन्होंने कभी देखा नहीं है। तो वो क्या है कि प्रॉक्सिमिटी है। Then आता है altruism। Altruism refers to any behavior that is designed to increase another person's welfare, particularly those actions that do not seem to provide a direct reward to the person who performs them। Altruism occurs when we stop to help a stranger who has been stranded on the highway, when we volunteer at a homeless shelter, or when we donate to a चैरिटी। तो बेसिकली आगे वो बिहेवियर जो आप एक दूसरे की वेलफेयर के लिए काम कर रहे होते हैं वो क्या अल्ट्रिज्म है। उससे भी आपकी एक रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रांग हो रहा था, एक दूसरे को हेल्प आउट करना। बेशक आप उसको नहीं भी जानते लेकिन आप फिर भी उसकी मदद कर रहे होते हैं। देन आता है अल्ट्रिज्म प्रिंसिपल्स क्या है? रेसिप्रोकल। अल्ट्रिज्म इज द प्रिंसिपल दैट वी हेल्प अदर पीपल नाउ दैट दोज अदर विल रिटर्न द फेवर शुड वी नीड देयर हेल्प इन द फ्यूचर। हम किसी की हेल्प कर रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, तो वो फ्यूचर में भी मेरी मदद करेगा। देन द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉर्म्स वी टेल अस दैट वी शुड ट्राई टू हेल्प अदर्स हु नीड असिस्टेंस इवन विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, कि हम एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे भी काम कर रहे होते हैं कि अगर हम इसकी बात मदद करूं तो मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है, बेगर्ज हो के आप उसकी हेल्प आउट कर रहे होते हैं। द बायस्टैंडर इफेक्ट refers to the reduced likelihood of people offering assistance as the number of bystanders increase। in other words there is not always safety in numbers। वो खड़े रहते हैं और सिर्फ देख रहे होते हैं। diffusion of responsibility occurs when we assume that other will take on the responsibility and we do not नीड टू टेक एक्शन ourselves। तो हम क्या कहते हैं, अच्छा यार मैं भी करूँगा, भी दूसरा हेल्प आउट कर लेगा, तो ये भी एक इसमें प्रिंसिपल आ जाता है। देन आता है आपके पास एग्रेशन। एग्रेशन इज बिहेवियर दैट इज इंटेंडेड टू हार्म एन अदर इंडिविजुअल। गुस्सा आपके दूसरे इंडिविजुअल को हार्म करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है। एग्रेशन में अकर इन द हीट ऑफ द मूवमेंट, फॉर इंस्टेंस व्हेन द स्पोर्ट्स फैंस एट द यूनिवर्सिटी लाइट फायर्स एंड डिस्ट्रॉय cars after important basketball game, or it may occur in a more cognitive, deliberate and planned way, such as aggression of a terrorist who killed civilians to gain political exposure. Not all aggression is physical. Aggression also occurs in non-physical ways, as when children exclude others from activities, call them names or spread rumors about them. So these are the types of aggression जो कि हम show कर रहे होते हैं in our society।
Aggression is a part of human nature. Aggression जो है हमारे एक human nature का part है, and aggression is controlled in large part by amygdala. One of the primary function of the amygdala is to help us learn to associate stimuli with the reward and punishment. Reward and punishment के stimuli को हम उसको यहाँ पे understand कर रहे हैं और उसकी base के ऊपर हम decision making कर रहे होते हैं. In either humans or in animals, the organism becomes more aggressive. Then the control center. The prefrontal cortex serve as a control center on aggression. When it's more highly activated, we are more able to control our aggressive impulses. Research has found that cerebral cortex is less active in murderers, and death through imitate suggests that violent crime may be caused by a failure or reduced ability to regulate aggression. ये को हमारा अगर ये prefrontal cortex if that is not working properly, तो वो लोग जो कि किलर्स होते हैं, सीरियल किलर्स होते हैं या वायलेंट क्राइम कर रहे होते हैं, उसमें यही मसला है कि उनका वो कंट्रोल सेंटर जो है वो प्रॉपरली वर्कआउट नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से वो अपने एग्रेशन को दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल देयर एग्रेशन. Then other causes of aggression can that your hormones and testosterone and alcohol. For example, hormones are also a part in regulating aggression. Most important in this regard is the male sex hormone, that is testosterone, which is associated with increased aggression in both males and females. Research conducted on a variety of animals has found a positive correlation between the level of testosterone and aggression. Consuming alcohol increases the likelihood that people will respond aggressively to provocations. जब आपको provoke किया जाता है, आपको ignite किया जाता है, आपको गुस्सा दिलाया जाता है, and even people who are not normally aggressive may react with aggression when they are intoxicated. जब वो in drugs लिए होते हैं तो उस टाइम उनके पास गुस्सा आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, aggression के चांसेस ज़्यादा होते हैं. Negative experiences increase aggressions. In some cases, the aggression is displaced aggression, which is aggression that is directed at an object or person other than the person who caused the frustration. Aggression is greater on hot days it is on cooler days and during hot years than during the cooler years. तो वो basically क्या है कि गर्मियों में आपको aggression आने के chances ज़्यादा है as compared to the cool weather in the winter, as compared to in winter season. Coping negative emotions, catharsis, or the idea that observing or engaging in less harmful action will reduce the tendency to aggressors later in a more harmful way, was considered by many as a way of decreasing violence, such as punching a pillow or kicking something, with the hope that doing so will release our aggressive tendency. तो हम क्या करें, कैथारसिस कर अपने गुस्से को किसी और जगह पे मुंतकिल कर रहे होते हैं. व्यूइंग वायलेंट मीडिया इंक्रीज एग्रेशन. अगर आप वायलेंट मीडिया देख रहे हैं, ऐसा मीडिया लाइक अगर आप देखें करंटली गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू बैन पबजी गेम. अब वो पबजी को बैन करने का मकसद क्या है, क्योंकि वो आपके अंदर एक एग्रेशन लेके आ रही है, आपके अंदर एक वायलेंट एटीट्यूड लेके आ रही है, जिस वजह से द पुलिस हैज सेड दैट वी शुड बैन दैट गेम. इन लाहौर अराउंड 4 to 5 youngster has did suicide only because of that game. तो वो आपके पास एक फैक्टर आता है उसकी वजह से. So that's the end of our chapter about social psychology. तो बेसिकली इसमें हमने यही डिस्कस किया कि एज ए साइकोलॉजिस्ट, एज ए इंडिविजुअल आप किस तरह अपनी सोसाइटी के साथ रिलेट कर रहे हैं और सोसाइटी आपकी वेल बीइंग के ऊपर, आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर कैसे इम्पैक्ट कर रही है. थैंक यू फॉर योर लिसनिंग.